खुशबू जी, क्या कहेंगी जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जमीन पे दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है कि इससे 2024 की सियासत में कुछ बदलाव आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस का एजेंडा क्या रहा है? हमेशा उन्होंने आतंकवादियों को बढ़ावा दिया है। 70 साल से कांग्रेस इस देश में शासन कर रही थी लगातार। एक दो समय ऐसा रहा था जब बीजेपी आई गई, वो मायने नहीं रखते हैं। लेकिन जिस सरकार ने लगातार इतने वर्ष यहाँ पे राज किया है, उन्होंने क्या कर दिया? क्या उस समय वो भारत नहीं जोड़ पा रहे थे? जब कि उनको पता था कि भारत वाकई में टूटा था, उनके समय में वाकई में हमारा भारत टूटा हुआ था। हमारे भारत को खंडित करने में भी कांग्रेस का पूरा योगदान रहा है। आज जो हम लोग कहते हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कुछ गलत नहीं है, पर आज़ादी अभी अधूरी है। आज़ादी अभी अधूरी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनमें कौन से नेता शामिल है? कन्हैया कुमार। नेता बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। मैं मीडिया वालों को इसमें सबसे बड़ी गलती दूंगी, क्योंकि ये मीडिया वाले होते हैं, नेशनल टेलीविजन पे उनको चेयर पे लाके बैठाते हैं और पूछते हैं कि बताइए आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। जिस कन्हैया कुमार ने जेएनयू में खड़े होकर नारेबाजी की हो, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, जिसने भारत को तोड़ने का नारा लगाया हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आज वो भारत जोड़ो यात्रा का टी शर्ट पहन के भारत जोड़ो यात्रा में लगा हुआ है। ये सब एक दिखावटी है। 2024 में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन और इनकी जो मंशा है ना, वो सामने आ जाएगी। क्यों? अभी उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी? राहुल गांधी ने केरला से। हमारे देश में एक आरोप लगाया जाता है, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर एक कलंक लगाया जाता है कि ये हिंदूवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है और एंटी मुस्लिम है, वो मुसलमानों को पसंद नहीं करती है। तो मैं एक चीज बोल देती हूँ, अगर वो हिंदूवादी पार्टी है ना, और राहुल गांधी भी आए दिन अपने आप को हिंदूवादी ब्राह्मण सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि हम ब्राह्मण के खानदान से हैं, तो अगर ये यात्रा सफल होती ना, तो अभी सारा हिंदुत्व उनके पक्ष में होता। ऐसा आपको कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा है उनके नाम से यज्ञ, कहीं दिख रहा है उनके नाम से भगवा चोला पहन के निकलते हुए लोग, कहीं दिख रहे हैं भगवा रंग की साड़ियां पहन के निकलते हुए औरतें? नहीं दिख रही है ना। यही अगर नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कह दिया कि मैं इस जगह पे आ रहा हूं, फिर वहां की शान देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों में अंतर क्या है। और अंतर ही नहीं, जमीन और आसमान का है, जमीन और आसमान का। इसमें ना ही ये यात्रा सफल हुई है और ना ही कांग्रेस पार्टी की अब कोई भी यात्रा ऐसी सफल हो पाएगी। जितना इनका सफलता देखना था हमने 70 साल में देख लिया। अब हमें दूसरी पार्टी को चांस दे दिया है, हमने दूसरी पार्टी को चांस दिया है, और हम उन्होंने जो हमसे वादा किया था वो पूरा भी कर रहे हैं, और हम खुश हैं। हम और भी उनसे रखेंगे उम्मीद कि हमें और भी अच्छा कुछ मिले। लेकिन उसके बाद अगर आप ये सोच रहे राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी भी आजीवन ये उनका पॉसिबल नहीं है। बिहार से आती हैं आप, तो मेरा एक सवाल बिहार को लेकर है कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि सोनिया गांधी या कांग्रेस का जो भी बड़े नेता हैं, उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री से होने वाली है। तो बिहार की बात करें तो बिहार से क्या होगा लोकसभा के चुनाव में? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे देश में 28-29 राज्य हैं। इन सभी राज्यों की राजनीति अलग अलग है, पर ये जो बिहार यूपी की राजनीति होती है ना, वो अंदरूनी तौर पे होती है, और जो ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति होती है ना, वो उससे भी गहरी तौर पे। हमारे गांव में अगर कोई एक मुखिया बन जाए ना, वो अपने आप को मुख्यमंत्री के बराबर समझ लेता है। इस राजनीति को समझने के लिए ना, देखिए, दूसरी नंबर बात कि हमें ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है कि बिहार में आज भी जातिवाद हो रहा है। बाला साहब ठाकरे जी महाराष्ट्र में, उन्होंने एक बयान दी थी, एक बिहारी 100 बीमारी। उन्होंने क्यों कहा था? उन्हें बिहारियों से कोई नफरत नहीं थी, लेकिन उनका एक कहना था कि आप जातिवाद के आधार पर बिहार में अपने नेता को वोट दोगे क्योंकि वो हमारे जात का है। शिवसेना अगर कोई अपना नेता खड़ा करती है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अगर कोई अपना नेता खड़ा करती है, तो जाहिर सी बात है बिहारी उन्हें वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई ये हमारे राज्य का नहीं है, हमारे जात का नहीं है। लेकिन यही उनके जात का रहे तो आप उनको वोट, तो अगर आप उनको वोट करते हो, उनको अपना नेता बनाते हो, तो आपको नौकरी उनसे मांगनी चाहिए ना। उनको बोलिए कि जब हमने आपको नेता बनाकर जिताया तो रोजगार भी आप हमें दीजिए। हमें दिल्ली मुंबई अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर जाके नौकरी करने की क्या जरूरत है? आखिर सब राज्यों की सरकारी नौकरियां दे रही हैं, बिहार, ये दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, कर्नाटक, केरल, हर जगह मिल रही, तो आखिर बिहार में क्यों नहीं?
अभी भी देख रहे हैं नीतीश कुमार जी, पहले जंगल राज रहा था, हम उस वक्त नहीं थे, थोड़ी बहुत हमें याद है कि 5-6 बजे हमारे घर के सामने भी 5-6 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जाया करती थी। जंगल राज था, 5-6 बजे डकैती हो जाती थी। एक बार तो हमारे सामने की बात हुई है, डकैती हमने सामने से देखी कि किसे कहते हैं, ना कोई पुलिस प्रशासन कुछ कर सकता है ना ही कुछ। बलात्कार हो जाते हैं, लड़कियों को दिन में ही अगवा कर लिया जाता है, आए दिन मर्डर होते हैं, कोई सुनवाई नहीं। अभी देख लीजिए, नीतीश कुमार ने राज करा, एक सोच लिया था हमने कि जंगल राज से बेहतर सरकार है ये, रही जंगल राज से बेहतर रही, लेकिन बेहतर नहीं रही, उस लेवल पे बेहतर नहीं रही। क्योंकि जो सरकार जिस तरह 70 साल तक कांग्रेस ने इस पूरे समस्त देश पर राज किया, उसी तरह नीतीश कुमार ने भी 15 साल बिहार में राज किया है। एक कोई अच्छा विधायक, एक कोई अच्छा सांसद खड़ा करके देखिए, उसका क्या पावर होता है, उस पावर का इस्तेमाल क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। ये मिलन मिलाव का जो है पड़ाव, ये चलता रहेगा। लेकिन मैं बार बार एक चीज के लिए बोलूंगी, हमेशा बोलूंगी भारतीय जनता पार्टी को, कि उनके पास वाकई में बिहार में कोई ऐसा गद्दावर नेता नहीं है जिनको वो मुख्यमंत्री का चेहरा बना पाए। अभी एक और मुख्यमंत्री, क्योंकि देखिए अभी सारा मुद्दा मुख्यमंत्री पे टिका हुआ है, मुख्यमंत्री है भाई, पूरे राज्य को वही कंट्रोल करेंगे, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, और रामविलास पासवान जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी एक भी चुनाव नहीं हारा है, माफ करिएगा, लेकिन एक वोट से गिराने वाले हमारे देश के बहुत बड़े नेता को वो रामविलास पासवान ही थे। और आज उनके बेटे एजुकेशन के मामले में हो, युवा हैं, हर एक तरह से बेहतर है, हम उनको मुख्यमंत्री के चुनाव के चेहरे के रूप में देखते हैं। लेकिन ये जो गंदी राजनीति, ये लोग ने वाकई में इस देश में राजनीति को ना तुष्टीकरण की राजनीति, गंदी राजनीति बना दी है। इन सब से इनका कुछ नहीं होने वाला है। अब देश में और खास करके बिहार जैसे राज्यों में, जिस तरह यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसी सरकार है, वैसे ही हमारे 28 राज्यों में चाहिए, और वैसे ही अभी फिलहाल हमको बिहार में चाहिए। कसाब का नाम सुना है आपने, उसको भी फांसी हो गई। अफजल, या बहुत सारे ऐसे, हमारे देश में एक समय था जब हमारे देश पर आक्रमण करते थे आतंकवादी पाकिस्तान से, हमें पता है वो खुली चेतावनी देते थे, देखो हमने मार दिया, देखो हमने ये कर दिया, बकायदा वो सारा जिम्मेदारी लेते थे कि हमारी टीम ने, हमारे संगठन ने ये काम किया है, चाहे वो ताज हमला हो या हमारे देश में जितने आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनका मास्टरमाइंड। लेकिन कभी इन सब चीज़ों का जवाब दिया गया नहीं। अब क्या हो रहा है, अगर तुमने आतंकवादी घटना गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश भी कही, चाहे वो पठानकोट हमला हो, चाहे वो पुलवामा हमला हो, इन दोनों हमलाओं में किस तरह, मैं ये कह सकती हूँ हमारे आर्मी उस वक्त भी थी, लेकिन उस वक्त भी उनको रोका गया था कांग्रेस के द्वारा। उस वक्त ऐसी सरकार नहीं थी, वरना उस वक्त भी हमारे आर्मी जवान इन सब का बदला ले सकते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हमारी आर्मी ने उन सब का बदला लिया। 40 के बदले 400 गिराए हैं पाकिस्तान में जाकर। कांग्रेस ने इन लोगों को समर्थन दिया था, इन आतंकवादियों को। अरे ज़्यादा दिन कहाँ, अभी एक आतंकवादी पकड़ा है ना, अभी जिसकी बात चल रही थी, उम्र कैद हुई है उसे। अभी क्या हुआ, उसकी दोस्ताना पिक्चर मनमोहन सिंह के साथ, प्रधानमंत्री हमारे देश के रह चुके हैं, उनके साथ तो बहुत अच्छी यासीन मलिक, बहुत अच्छी फोटो वायरल हो रही थी। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी आई, हमें पता था ना कि वो आतंकवादी, जैसे भारतीय जनता पार्टी आई, उसके दोनों ऐसे हाथ बांध दिए गए जिप में, उसके बाल पकड़ के खींच के उसको जेल में डाला गया, और उसे आजीवन कारावास में डाला गया। आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में क्या करिए। जो जमीनी स्तर पर काम करना बोलते हैं ना, माफ करिएगा राहुल गांधी जी, आप भले ही सोना का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, लेकिन ये दिमाग जो राजनीतिक चाणक्य नीति, ये जो चाणक्य की देन है ना राजनीतिक करने का तरीका, ये वो नहीं सीख पाए हैं, और जो बहुत ही सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि 2024 की राह भाजपा के लिए या मोदी जी के लिए बहुत आसान है? देखिए, इतना कॉन्फिडेंट होकर तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाज किसके सर पर बैठे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगी 2024 की तैयारी हो चुकी है, अब 29 की बारी है। क्योंकि देखिए ऐसा, अब लोग तो यही कहेंगे कि जैसे ही ऐसा चुनाव आता है तो मोदी कुछ ऐसा नया प्लान ले आती है ना। देखिए, बहुत लोगों का सपना है अखंड भारत बनने का। अखंड भारत बनने का अगर प्रचलन और हिंदू राष्ट्र बनने का प्रचलन अगर स्टार्ट हो गया, तो मुझे भरोसा है इस देश के सभी हिंदुओं पर और सभी मुस्लिमों पर जो हमसे भाईचारा निभाना चाहते हैं, वो इस हिंदू राष्ट्र का सपोर्ट करेंगे, और उसी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी दोबारा इस देश में शासन करने आएगी। माफ करिएगा, तिबारा आएगी।
अच्छा, तो क्या फिर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जो सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर जो आपसी सौहार्द, प्रेम, भाईचारा जो भाजपा ने बिगाड़ा है, उसको हम ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। क्या वाकई में ही आपको भी लगता है कि सामाजिक स्तर पर भारत टूटा है? मैं आपको एक बात, सामाजिक स्तर पर भारत टूटना, आपको पता भी है कि ये इनका बयान थोड़ा हिट कर रहा है। ये हिंदू मुसलमान की भाईचारा की बात कर रहे हैं, जहां तक कि मुझे अंदाजा लग रहा है वो मरोड़ की यही चीज में आना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस ने एक काम किया, जानते हैं वो क्या काम किया? जो कि अंग्रेज यहां से करके गए थे, हम चारों वर्णों को एक नहीं होने दिया। जानते हैं चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण अपने हैं और इन चारों को कभी इस कांग्रेस सरकार ने एक नहीं होने दिया। और अभी एकता दिखानी है ना, तो हम चारों वर्णों को दिखानी है। रही बात हिंदू मुसलमान भाईचारा की, कौन ऐसे गवार नेता कहते हैं और गवार लोग कहते हैं कि जब से भारत में अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेज जब यहाँ से गए तो हम भाइयों में फूट डाल के चले गए, यानी हिंदू मुसलमान भाईचारा खराब करके चले गए। मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए, जब हिंदू मुसलमान भाईचारा चल रहा हो सही तरीके से, कांग्रेस के पहले भी जब मुगलों ने इस देश पर शासन किया था, तो क्यों, अगर उन्हें हिंदू मुसलमान भाईचारा निभाना था, मुगले उन्हीं के ना पैदाइश है यहाँ पे, उन्हीं के है ना, जो अपने आप को कहते हैं मुगल के पैदाइश नहीं, तो फिर क्यों छाती पीट पीट के रोते हैं कि बाबरी हमें दो, ज्ञान वापी हमें दो और हम मथुरा काशी नहीं लेने देंगे? क्यों? उसके नीचे तो वही मुगलों की कब्र गड़ी है। फिर आखिर क्यों बोलते हैं? भाईचारा खराब नहीं हुआ था, पहले भी हिंदू चारा बनते रहा था। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राजा रहे थे ना, जिन्होंने निहत्तों पर वार नहीं किया था, उन मुगलों पर वार नहीं किया था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने 18 बार मोहम्मद गौरी को चांस दिया था उसको सुधरने का, और जब मौका मिला तो उसने क्या किया? इतिहास गवाह है इन मुगलों का कि इन्होंने पीठ पीछे वार किया है, और अभी भी वही। और हाँ, अगर राहुल गांधी, भगवान ना करे, अगर 2014 में उनकी सरकार आई होती और यहाँ सरकार उनकी बनी होती, आज हमारा देश नहीं बचता। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के बयानों को तोड़कर मरोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, जबकि राहुल गांधी ने आज तक कोई भाजपा की तरह या मोदी की तरह या योगी की तरह कोई उग्र भाषण दिया ही नहीं है। देखिए, उग्र भाषण किसको कहते हैं? कि अगर आप हिंदुओं के, अब देखिए उग्र भाषण, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अनुराग ठाकुर जी ने कहा था। जब उन्होंने ये कहा कि देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को, तो इस देश के मुसलमानों को क्यों इतनी मिर्ची लगी? मैंने एक नेशनल टेलीविजन पे देखा, शायद एक वरिष्ठ वकील थे, मुसलमान थे वो, और एक और वरिष्ठ वकील थे जिनका नाम था डॉक्टर रिजवान अहमद। जब उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर जी ने बिल्कुल सही कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो इस हिसाब से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो उसमें उस वरिष्ठ पत्रकार मुसलमान जो था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा कि क्यों बोले भाई, हमारे भाई बहन है, हमें बुरा लगता है, यानी इस देश के गद्दार इन मुसलमान के भाई बहन है।